ये हम लोगों का 54वें वेबिनार में चल रहा है। 54 संडे हम लोगों ने साथ साथ मिलकर के बैठे हैं, बातचीत करी है और कुछ अच्छी ज्ञान चर्चाएं करी है। इसलिए आप सभी को साधुवाद हृदय से। और आज का वेबिनार चालू हो उससे पहले आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें और गायत्री मंत्र वेद मंत्र जिनको आता है हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर लें। आप लोगों की आवाज आ रही है घर से, सब लोग अपना निवेदन है म्यूट कर लें अपने आप। तो आइए, जिनके संरक्षण में और जिनके मार्गदर्शन में ये यात्रा चल रही है, ज्ञान यात्रा चल रही है, उनसे बहुभरी प्रार्थना कर रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में हम सभी के अंदर मनस्थिति ऐसी बनाए कि हम आत्म कल्याण और लोक कल्याण के काम मिलकर के कर सके, साथ साथ कदम चला सके। इस भाव के साथ उनका भाव भरा आह्वान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डियर फ्रेंड्स, शांति उज हरिद्वार के तत्वावधान में ये सीरीज चल रही है और ये 54वां वेबिनार है, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया था। और आज के वेबिनार का विषय जो है, माइंड योर माइंड, अपने आप को जानो, अपने मन को जानो। विषय का शुभारंभ करें, मुझे एक घटना याद आ रही है। अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे, वो जीके सिंह जी थे हमारे पुराने साथी। तो ये बेलूर मठ के अंदर स्वामी जगदात्मानंद रामकृष्ण मिशन से हुए हैं। वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मन के बारे में कुछ बता रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कथानक उनको सुनाया और उसके बाद पश्चात उन्होंने बताया कि मन की क्या अवस्था है। तो उन्होंने बोला कि एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा ये हो रही थी कि हमारे पास ये जो मनोकामना पूर्ण करने वाली चमत्कारी गुप्त शक्ति है, देवताओं ने कहा कि जो हमारे पास ये शक्ति है, इसको कहाँ छुपाएं, कहाँ छिपा करके रखा जाए। तो चर्चा चल रही थी। तो किसी ने कहा कि वो जो सामने सबसे ऊंचा पहाड़ है उसमें छुपा दीजिए। तो दूसरे ने कहा नहीं, वो ढूंढ लेंगे। कौन ढूंढ लेंगे? मनुष्य ढूंढ लेगा। तो फिर दूसरे ने सलाह दी, दूसरे देवता ने सलाह दी कि इसे क्यों ना समुद्र की गहराई में बिल्कुल उसके बॉटम में छिपा दिया जाए। तो उन्होंने कहा वहां पे भी ढूंढ लेंगे। तो फिर एक किसी और ने सलाह दी, ऐसे बातचीत चल रही थी कि वो जो सघन वन है उसके अंदर एक गुफा है, उसके अंदर छुपा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पे ढूंढ लेंगे। तो फिर एक कोई वरिष्ठ देवता थे, उन्होंने कहा कि शायद बृहस्पति थे, उन्होंने नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस गुप्त शक्ति को मनुष्य मानव के मन की गहराई में छिपा दो। उनका कि उसकी बचपन से ही आदत है, वो इधर उधर ढूंढता है, अपने आप को नहीं ढूंढता है ना। वो सारी दुनिया को जान सकता है, अपने आप को नहीं जानता है, तो वो अपने मन को नहीं ढूंढ पाएगा और वहां छुपा दो। और मित्रों, ये बात कथानक मुझे नहीं पता कि कितना सत्य है या असत्य है, ये समझाने की दृष्टि से गढ़ा गया था। लेकिन ये बात तो सत्य है कि हमारा जो मन है वो असीम शक्ति का केंद्र है। आचार्य जी ने अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में एक जगह लिखा है कि चेतनाएं केंद्रंतु मनुष्य नाम मनोमतम जायते महती त्वंत शक्तिस्तस्मिन् वशंगते। मनुष्य का मन जो है वो चेतना का केंद्र है, संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है। यदि उसको उसके अंदर मतलब अद्भुत शक्ति है, यदि उसे जाना जा सके, उसे समझा जा सके और उसको अपने कंट्रोल में किया जा सके, तो मनुष्य बहुत बड़ी शक्ति को अपने पास में ले सकता है और उसकी जो वर्तमान स्थिति बदल सकती है। एक विश्वविख्यात नोबेल प्राइज विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर एलेक्सिस कैरल। वो उन्होंने एक जगह इन्होंने कोट किया कि गणित के चिंतन एवं के आधार पर की हुई कल्पना के द्वारा हमने अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनों को जान लिया। अब तो उससे भी छोटे पार्टिकल्स को ढूंढ लिया गया। साथ ही साथ हमने सुदूर करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में तारों को भी एक साथ जान लिया। चिंतन से मैं उनका कि मैं सारे विश्व को समझ सकता हूँ, लेकिन जिस मन की विलक्षण शक्ति से यह संभव हुआ, हम उसे नहीं जान पाए। ना तो उसे हम जान पाए, ना उसका ठीक से उपयोग कर पाए। एक बहुत बढ़िया टूल, एक बहुत बढ़िया नौकर हम लोग को मिला था सेवा के लिए, असीम शक्ति के साथ, ना थकने वाली शक्ति के साथ। लेकिन उल्टा हो गया, वो नौकर को हम जान नहीं सके, उसका उपयोग नहीं कर सके, तो वो हमारा मालिक बन बैठ गया। अब कल्पना कीजिए किसी कंपनी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नौकर मालिक को गवर्न करने लगे,
तो उसका क्या हल होगा? तो वही दुर्गति आज हम लोगों की हो रही है, सुसाइड से लेकर के डिप्रेशन, और ये जो चारों तरफ पारिवारिक विग्रह, सामाजिक विग्रह जो दिखाई देते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य अपने मन को नहीं जान सका। सारी दुनिया को जान लिया, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझ सका। लेकिन निराशा की बात नहीं है, पिछले 100 वर्षों से इस विषय में काम चल रहा है, लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़े हैं, और लोगों ने मन की अवस्था को समझने का प्रयास किया गया, साइकोलॉजिकल लेवल पे, पैरासाइकोलॉजिकल लेवल पे, और आध्यात्मिक स्तर पर तो किया ही जा रहा है। हमारे ऋषियों ने तो सारा जीवन इसी काम पे लगाया। तो आइए, और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, और इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनको जानते हैं सारे भारत के लोग, लेकिन वो मैं तो उन्हें भद्र पुरुष कहता हूँ, प्रोफेसर मनोज शर्मा जी। और मनोज शर्मा जी को से आप सभी लोग जो वेबिनार को अटेंड करते रहे परिचित होंगे। वो पिछले अपने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ 2 वेबिनार, बड़े बढ़िया वेबिनार ले चुके हैं, प्राणायाम एवं मेंटल हेल्थ, और 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व के 5 आयाम पर वो 2 बहुत ही सुंदर वेबिनार उनके द्वारा लिए जा चुके हैं, बड़े ज्ञानवर्धक, बड़े यूजफुल। और आज मैं उनसे इस विषय के लिए प्रतिपादन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि वैसे तो विचार क्रांति आपके कण कण में, आपकी रग रग में बसा हुआ है, और निरंतर आप इस विषय में काम करते हैं, घूमते रहते हैं और लोगों के बीच में जाते रहते हैं, लेकिन बेसिकली आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो बैंकर है ना। 1987 बैच के देना बैंक के प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उसके बाद वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में लगातार बैंकों में सीनियर मैनेजर के रूप में काम करते रहे। आपकी गिनती बैंकिंग सेक्टर की हर विधा के एक्सपर्ट के रूप में होती है ना। और उसके पश्चात उन्होंने जीएम फाइनेंस के रूप में ये सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, मल्टीनेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री नोएडा के अंदर काम किया एज ए फाइनेंस जनरल मैनेजर। वर्तमान में वो बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में MBA के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, और वो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग डोमेन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ट्रेनिंग कंसल्टेंट हैं, कोच हैं। अपने वो पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर के लगभग हर बैंक के में वो विजिटिंग फैकल्टी। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और ऐसे बहुआयाम व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में हैं। उनसे मैं भावरी प्रार्थना करता हूं, आदरणीय प्रोफेसर मनोज शर्मा जी से, कि वो आएं और विषय का प्रतिपादन करें। प्लीज। धन्यवाद भाई साहब, आपके बहुत ही इमोशनल इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अधिक आपने कहा है उतना नहीं है, लेकिन आपका स्नेह है मेरे प्रति, और आपने इसका सभी उपस्थित सज्जनों, सभी उपस्थित देवियों, माताओं, बहनों का, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित सभी परिजनों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। मैं माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि गायत्री मंत्र के द्वारा जो अभी प्रार्थना की गई है, टू इल्यूमिनेट अवर इंटेलेक्ट एंड लीड अस टू द राइटियस पाथ, कि हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हम वेद के उस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, आनो भद्रः क्रत्वो यान्तु विश्वतः, let the noble thoughts comes to us from all directions। जैसा कि प्रदीप भाई साहब ने विषय के बारे में बता ही दिया है, हम इसका आज की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मेंटल हेल्थ, उसमें हम जान लेंगे कि व्हाट इज इन फॉर मी मेंटल हेल्थ, माइंड, योर माइंड, मानसिक स्वास्थ्य। हम अपने मन को समझते हैं। मन वास्तव में क्या है? मन एक इलेक्ट्रिक करंट, बायो इलेक्ट्रिक करंट, और एक एनर्जी है, विचार के रूप में हम इसके साथ जुड़े रहते हैं। कभी कभी मन में कुछ विकार पैदा होते हैं, ये हमारे आज की इसके विषय का दूसरी विषय वस्तु है, क्या कितने प्रकार के मनोविकार होते हैं, और हम उनको प्राणायाम के प्रोसेस के द्वारा कैसे उनको दूर किया जा सकता है, कैसे उनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले हम, जैसा कि प्रदीप भाई साहब ने शुरुआत में बताया कि बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और जो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल अपना जीवन जीते हैं। तो जो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके अनुसार 2019 में लगभग 1,39,000 लोग भारत में सुसाइड कर लेते हैं।
जिसमें से 67% लोग 15 से 29 वर्ग की आयु के होते हैं, यानी कि हमारे युवा। 2019 में अकेले युवाओं की जो सुसाइड की संख्या थी वो लगभग 90,000 थी। ये डाटा गूगल में, इंटरनेट पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में अवेलेबल हैं। 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा युवा भारतीय जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं। कॉरपोरेट्स के अंदर लगभग 42.5% लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। सिजोफ्रेनिया की वजह से 8% लोग सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे दुखद जो आंकड़ा है वह ये है कि एक विद्यार्थी हर घंटे सुसाइड कर रहा है। यानी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो आंकड़े हमारे पास प्रस्तुत हैं, उसमें 17% भारतीय नित्य, पूरे विश्व के में 17% लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये आंकड़ा जो है विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का। भारत के लोग मानसिक स्वास्थ्य को किस दृष्टि से देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आंकड़े हमारे पास हैं। लगभग 26% लोग ये मानते हैं कि जो मेंटल इलनेस है, जो मानसिक अस्वस्थ लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है। वहीं पर 47% लोग ये मानते हैं कि मेंटल इलनेस जो है उसको एक जजमेंट की तरीके से देखते हैं और उनके साथ वो उनसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। और 26% लोग मेंटल इलनेस को एक बहुत ही दूरी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानते हैं। वो ये कहते हैं कि उनसे दूर ही रहा जाए, क्योंकि वो कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी भी एग्रीवेट हो सकते हैं। इसके अलावा मानसिक अस्वस्थ लोगों के प्रति जो आम भारतीयों का रवैया है, उसमें सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि one of the main causes of mental illness is the lack of self-discipline and willpower. भारत अपनी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति के लिए वर्षों से जाना जाता है। इसके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है पूरे विश्व को, वो उस ज्ञान की यदि हम बात करें और भारतीय ऋषियों के द्वारा जो चिंतन किया गया है उसके ऊपर यदि हम विचार ना करें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 60% लोग ये मानते हैं कि हम उनको जो है सेल्फ डिसिप्लिन और इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम जो है वो मेंटल इलनेस होती है। एक और आंकड़ा है, पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस आर वायलेंट। 44% लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग मेंटल इलनेस से सफर करते हैं वो हमेशा वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। 46% लोग मानते हैं कि उनके साथ में एक निश्चित सेफ डिस्टेंस बना के चलना चाहिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं। 41% लोगों का मानना है कि सिटिंग विद टॉकिंग टू मेंटली अनहेल्दी पर्सन कुड डेटीरियोरेट द मेंटल हेल्थ ऑफ द हेल्दी पर्सन। ये एक बहुत ही शर्मनाक सोच हमारे मध्य है उन लोगों के प्रति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। It is frightening to think that people with mental problems live in our neighborhood. कि किसी को यदि मानसिक अस्वस्थता है और वो मेरे पड़ोस में रह रहा है तो ये बहुत ही डरावनी बात है, मुझे तुरंत उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। 40% लोग इस सर्वे में ऐसा कहते हैं। आखिर क्यों हम मानसिक रोगों को इस तरह से हे दृष्टि से या घृणा की दृष्टि से देखते हैं? और इसके अलावा जो एक और जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि भारतीय हमारे पास जो इस मेंटल हेल्थ इश्यूज से
जूझने के लिए हमारे पास क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार यदि हम देखें तो 1 लाख पॉपुलेशन में 0.3 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, यानी एक साइकेट्रिस्ट भी एक लाख लोगों के ऊपर अवेलेबल नहीं है। नर्स 0.12%, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ 0.7% और सोशल वर्कर्स 0.7%। सो कम से कम 1 लाख पॉपुलेशन पे 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, जबकि हमारे पास वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि शायद हमारी जो सोचने का तरीका है मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो शायद बहुत ही निम्न स्तर का है, या अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और मन स्थिति को सुधारने की तरफ जो हमारे प्रयास हैं वो बहुत ही निम्न स्तर पर है। तो वास्तव में मानसिक रोग क्या है और क्यों हमें इसके प्रति सजग होना चाहिए और किस तरीके से हमें इसका निपटारा करना चाहिए। तो मानसिक रोग को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक यानी स्थूल शरीर से संबंधित, और दूसरे फंक्शनल यानी कि सूक्ष्म और क्रिया से संबंधित। ऑर्गेनिक या स्थूल शरीर से संबंधित वो मानसिक रोग होते हैं जिनका कारण जो है शरीर में पाई जाने वाली कोई व्याधि होती है, जैसे किसी को तेज ज्वर के कारण मेनिंजाइटिस हो गया, या किसी को कैंसर रोग से पीड़ित है, शारीरिक व्याधि है, उसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे रोग 2% से 5% ही हैं, जबकि सूक्ष्म क्रिया संबंधी मानसिक रोग जो हैं वो 95% हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में या मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं साइकोसोमैटिक, यानी 95% डिजीजेस जिनसे हम आम भारतीय आज ग्रसित है वो साइकोसोमैटिक डिजीज है, यानी मनोविकार, मनोदैहिक विकार। पहले रोग मन में पैदा हो रहा है, उसके बाद शरीर में प्रतिलक्षित होता है। तो मन से शरीर में व्याधि आ रही है, जबकि ऑर्गेनिक में शरीर से मन परेशान है। तो ये एक बहुत ही गहरे चिंता का विषय है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे मन को हम कैसे साधें, कैसे समझाएं कि हम उस रोग से बच सकें। मनोविकार साइकोसिस किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं, ये देखिए। इसको हम माइनर और मेजर दो प्रकार के साइकोसिस में हम इसको परिभाषित करते हैं, वृद्ध मनोरोग, मेजर मनोरोग या माइनर मनोरोग। माइनर मनोरोग 2 तरीके के होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि व्यक्तित्व विकार, दूसरे विक्षिप्तता यानी न्यूरोसिस, और मेजर के अंदर आता है इफेक्टिव डिसऑर्डर्स जिसे हम भावनात्मक विक्षोभ कहते हैं, और सिजोफ्रेनिया। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक व्यक्ति के अंदर बहुत कारणों से हो सकता है, जिसमें से एक चरित्रहीनता या नैतिकता की कमी भी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अभी आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले की ही एक घटना है, अखबारों में और न्यूज में भी काफी प्रचलित रही, कि एक देश के एक प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक में एक डकैती डली, और उस डकैती को अंजाम देने वाला जो शख्स था वो उसी बैंक का एक पूर्व मैनेजर था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितना नैतिक पतन हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके चरित्र में किस तरह की गिरावट आ सकती है। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन सबसे ज्यादा आजकल कॉमन है, सब हर एक जगह पे मैं डिप्रेस की कंडीशंस आपको हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। मीनिया यानी कि बिना किसी कारण के अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक दुखी होना। डिप्रेशन के अंदर अकारण उदासी, निराशा, अनिद्रा,
और आत्महत्या की टेंडेंसी। और डॉक्टरों की माने तो सिजोफ्रेनिया 20 तरीके का होता है। हेबेफेरेनिक, कैटेटोनिक, पैरानॉइड इनमें मुख्य हैं। और इनका जो हमें इनके जो हमारे ग्रंथ हैं या जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर इनके अलग। तो जिन मनोविकारों की हम साइकोसिस की हम बात कर रहे हैं, हम अगर भारतीय पुरानी चिंतन की तरफ चलें, ऋषि परंपरा की तरफ चलें, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान में और पर्टिकुलरली परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में हमें जो इनका चित्रण मिलता है, वो चित्रण जो है वो हम देखेंगे कि उन्होंने उनको 6 मनोविकारों में बांटा है। तो इससे पहले जो व्यक्तित्व से डिसऑर्डर की बात मैं कर रहा था, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो दुख होता है, स्कूल के दिनों में हमने एक कहानी सुनी थी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं हमको। कोई प्रश्न है? प्रश्न हम बाद में लेंगे, आप अभी कंटिन्यू करें। नहीं, किसी ने बीच में टोका था तो मुझे रुकना पड़ा। हाँ, वो मुझे लग रहा है खुद बता रही थी आपस में, उनको पता नहीं था कि वो अनम्यूट है। स्कूल के दिनों की एक कहानी मुझे याद आती है, जिस कहानी के अंदर हमें ये सार था उस कहानी का कि एक भूख से पीड़ित अनपढ़ व्यक्ति यदि किसी मालगाड़ी से कोई अन्न चुराएगा तो वो सिर्फ उतना ही अन्न चुराएगा जितना उसके लिए, उसके भूख मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। परंतु यूनिवर्सिटी से का टॉपर यदि भूख से पीड़ित है और वो अनएम्प्लॉयड है तो शायद वो पूरी की पूरी मालगाड़ी की उड़ा दे। तो ये जो चिंतन का विषय है, ये जो चिंता का विषय है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा, उसका इतना पतन, उसका नैतिक पतन किस कारण से हो रहा है और क्यों? इसके लिए क्या सिर्फ शिक्षा जिम्मेदार है या वातावरण भी जिम्मेदार है, या क्यों मन को हम संजो के नहीं रख पा रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग ने अपने एक लेख में द पर्पस ऑफ एजुकेशन, उसमें लिखा है कि बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। नैतिकता के अभाव में बुद्धि से श्रेष्ठ व्यक्ति सबसे खतरनाक अपराधी हो सकते हैं। तो बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। बुद्धि और चरित्र निर्माण, शायद हम इसमें आज बहुत काफी जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रही है भारतीय शिक्षा पद्धति कि हम अपने युवाओं को किस तरीके से नैतिक उत्थान की ओर लेके चले। समझ में नहीं आता कि बौद्धिकता के क्षेत्र में समृद्ध लोग नैतिक आचरण में इतने गरीब क्यों हो जाते हैं। ये एक चिंतन का विषय है, ये एक प्रश्न है जो मैं हाउस को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा में और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में हमें मिलता है कि मनोविकारों को हम 6 ग्रुप्स में बांट सकते हैं या 6 मुख्य प्रकारों में उनका चित्रण वर्णन कर सकते हैं। ये 6, सबसे पहली स्थिति है डिसबैलेंस की स्थिति, यानी कि जहां पर मन स्थिति असंतुलन की स्थिति में होती है और आवेश हमेशा भरा रहता है। दूसरा मनोविकार है सनक व भ्रम, बेवजह का भय, अकारण भय, बेवजह की कल्पनाएं। और तीसरा अवसाद। अवसाद एक बहुत ही शुरू में डिप्रेशन, एक निराशा और भय की स्थिति से उत्पन्न होता है, परंतु जब ये बहुत गहरा जाता है तो कभी कभी ये व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए भी विवश करता है। तो एक आत्महीनता की वजह से ये शुरू होता है और आत्महत्या की ओर ये इसको अग्रसर और प्रेरित करता है। आतुरता, जल्दबाजी, अधैर्य की स्थिति, इम्पल्सिवनेस या परपेचुअल स्ट्रेस यानी कंटिन्यूअस स्ट्रेस की स्थिति में बने रहना, ये चौथे नंबर का जो वर्गीकरण है मनोविकार का। आपराधिक मनोवृत्ति, ये जो हमने अभी अनैतिकता की बात करी थी, इसमें कामुकता, लेसिवसनेस जो है वो आए दिन जो हम अखबारों में उसमें देखते हैं कि जो यौन शोषण की
बात हमें सुनाई देती है, पर्टिकुलरली उसमें यौन शोषण की। तो ये एक आक्रामक चिंतन जो है, आपराधिक मनोवृत्ति, ये भी एक मनोविकार है। और छठा मनोविकार जो हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिसका वर्गीकरण किया गया है, वो है अल्पमंदता। अब ये अल्पमंदता जो है, ये जन्मजात भी हो सकती है और आत्महीनता के कारण भी हो सकती है। तो यदि ये जन्मजात है तो इसका दूसरी तरह से है, लेकिन यदि ये आत्महीनता की वजह से है तो निश्चित रूप से इसका निराकरण संभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि हमने बताया कि इसमें मानसिक रोगी के साथ हमें उसको हमें सांत्वना देनी, उसके साथ रहना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना, उसको हमें तिरस्कृत दृष्टि से नहीं देखना है। अब इन मनोविकारों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमारे पास हमारे मस्तिष्क में, यानी कि हम बात मन की कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर मस्तिष्क को बीच में लेके आ रहे हैं। तो मन और मस्तिष्क का क्या संबंध है? मन का इंस्ट्रूमेंट है मस्तिष्क, यानी मन इंद्रियों के द्वारा जो सूचना देता है, इंद्रियों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन देता है, उसकी एनालिसिस करता है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, डिसिमिनेट करता है, और उसके बाद में मस्तिष्क को सूक्ष्म तरंगों के द्वारा निर्देश देता है। और वैज्ञानिक तौर पे यदि हम देखें तो मन, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि मन एक बायो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये बायो इलेक्ट्रिक करंट जब हमारे मस्तिष्क के अनेक ऊर्जा केंद्रों में जाता है, ये 6 ऊर्जा केंद्र 6 विकारों के लिए यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो इनका हम एक एक चित्रण देखेंगे कि किस तरीके से ये मस्तिष्क के अंदर ये कहाँ पर ये शक्ति केंद्र स्थित हैं, और किस तरीके से इन शक्ति केंद्रों को हम एनर्जाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये जो अवसाद, ये मानसिक स्थिति है या जो डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसिस है, इनको हम दूर कर सकते हैं। और उसका माध्यम क्या होगा? उसके लिए जो हमारी पद्धति है वो है प्राणायाम की पद्धति, जिसे हमारे ऋषियों ने बताया है। और ये 3 तरीके के विशेष प्राणायाम हैं जो इन 6 प्रकार के मनोविकारों को दूर कर सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अपने मन को समझें। मन क्या है? मन सूक्ष्म शरीर है, मस्तिष्क मन का उपकरण है। वैज्ञानिक तौर पे यदि हम समझें तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में मन का निवास है। मन के निर्देश पर शरीर की प्रत्येक कोशिका काम करती है। अब मन क्या करता है? मन जो है वो इंद्रियों से के माध्यम से जानकारी लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, उसको एनालाइज करता है, डिसिमिनेट करता है। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस मन के बारे में हमारे ऋषियों ने बताया है वो ये है कि मन जो है वो रमता है। मन का बस एक ही काम है कि ये रमता है। रमना यानी कि मजे लेना। ये जिस भी स्थिति में होता है उस स्थिति में मन मजे लेता है। अब मन, शरीर, मन और आत्मा की जब हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने बताया कि मस्तिष्क मन का उपकरण है, और मन क्या है? मन आत्मा का नौकर है। परंतु जैसा प्रदीप भाई साहब ने शुरुआत में कहा कि जब ये मन जिसे हमने आत्मा के अपना नौकर बना के रखा था, लेकिन अब ये क्या हो गया? इंद्रियों के वशीभूत होकर ये मन हमारा मालिक बन बैठा। तो ये मन जब हमारा मालिक बन बैठा तो अब क्या हुआ? अब आत्मा जो है इसको अपना नौकर बनाने की बजाय इसके वशीभूत हो गई, और जो ये चाहता है वही करता है। स्वाद चाहिए तो हम स्वाद लेंगे। दृश्य क्या देखना है ये कौन निश्चय कर रहा है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये मन डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या देखना है। आत्मा डिसाइड नहीं कर रहा। आत्मा तो क्या? आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? आत्मा का स्वभाव है आनंद। आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, ब्लिसफुल स्टेट, मन स्थिति के सतचित आनंद में रहना। लेकिन मन क्या कह रहा है? मन उसको कहीं और ले जा रहा है, अपनी
अब इंद्रियों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या वो इंफॉर्मेशन ही ओनली इंफॉर्मेशन है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कान 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुनते हैं, यानी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुनते हैं। अब इन दोनों के आर पार, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे भी ध्वनि होती है और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी ध्वनि होती है। तो क्या इसके आर पार की ध्वनि नहीं है? आत्मा उसको समझ रही है, लेकिन मन कह रहा है नहीं नहीं, बस रहे रहो, इसी में रहो, क्योंकि उसी जो इंद्री ने कहा है उसी को मैं सब कुछ सत्य मान के, उसके द्वारा जो प्राप्त इंफॉर्मेशन है उसी को सही मानते हुए मैं उसके ऊपर एक्ट करता हूँ, रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ, और यही मेरे दुख का कारण है। एक ऋषि परंपरा के एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, एक ऋषि ने लिखा है कि मन का काम है रमना, और यदि उन्होंने उदाहरण के तौर पे लिखा है कि यदि आप क्लासिकल म्यूजिक सुनने के बहुत शौकीन हैं तो आपका मन जो है उस क्लासिकल म्यूजिक में रम रहा है, परंतु यदि किसी भी वजह से अपना टेस्ट चेंज करने के लिए या किसी प्रेशर में या किसी अपने के कहने से, मित्र के कहने से आपने उसको बलात् पकड़कर और पॉप म्यूजिक में ले गए, तो मन चला जाएगा आपके साथ, आप पॉप म्यूजिक सुनने लगेंगे। थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि आपका मन वहां छटपटाएगा, क्योंकि ये उसकी स्वभाव की नॉर्मल स्थिति नहीं है, परंतु क्योंकि उसका जो मुख्य स्वभाव है, उसका स्वभाव है रमना। थोड़ी सी छटपटाहट के बाद वो उसी में रमने लगेगा, उस पॉप म्यूजिक के अंदर ही मजा लेने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप अपनी वास्तविक स्थिति में, यानी कि अपने पूर्व रूप में क्लासिकल म्यूजिक में आप इसको लाना चाहोगे, तो वहां पर फिर दोबारा से वही स्थिति पैदा होगी। कौन सी स्थिति? 15 मिनट 20 मिनट ये छटपटाएगा, हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, लेकिन वो वापस आने। तो क्या है कि इसका काम सिर्फ ये है कि इसको फोर्सफुली बलात् रूप से पकड़कर कंट्रोल करके नौकर की तरीके से आदेश देने पड़ते हैं, तब जाके ये हमारे लिए काम करता है। और जब ये हमारी तरह से काम करता है, हमारे कहे अनुसार काम करता है, तब ये मस्तिष्क को प्रॉपर तरीके से उसको ये निर्देश दे पाए। तो मन के आगे चलते हैं, इसमें आगे इसको समझेंगे किस तरीके से निर्देश दें और प्राणायाम के माध्यम से किस तरीके से मस्तिष्क को हम हिदायत दें। उससे पहले थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं और उन 6 शक्ति केंद्रों के बारे में भी जानते हैं जिनके हमने जिक्र ऊपर किया था। मस्तिष्क के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, एजुकेशन, स्टडी, तर्क वितर्क बुद्धि सब यहीं पर मौजूद है लेफ्ट साइड में। और L इज फॉर लेफ्ट एंड L इज फॉर लॉजिक, ऐसे हम याद रख सकते हैं मस्तिष्क के बारे में। और राइट साइड क्या है? राइट साइड जो है वो क्रिएटिव साइड है। राइट, R स्टैंड्स फॉर राइट एंड R स्टैंड्स फॉर रिदम। R स्टैंड्स फॉर रिदम, रिदम मीन्स लयबद्धता, यानी कि राइट साइड का जो ब्रेन है वो लयबद्धता को में जाता है और क्रिएटिव होता है, इमेजिनेशन, कल्पनाएं, सब कुछ राइट साइड के ब्रेन में दिखाई देता है। इसका ये छोटा सा ये पार्ट है, यहाँ पर हमारी ये इसका मध्य भाग कहलाता है और इसके अंदर हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो वो इस तरीके से दोनों भागों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी हम जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमारे दोनों ही मस्तिष्क, यानी कि एनालिटिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड, दोनों माइंड एक साथ मिलकर उस समस्या का या उस का क्रियान्वयन करते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा है इस तरीके से ये बना हुआ है। और इसके अंदर जो हमारे 6 ऊर्जा केंद्र हैं, जो सबसे पहली हमारी आवेश भरी मन स्थिति और असंतुलन के लिए जिम्मेदार है, उसका कहाँ पर होता है? वो उसका जो पल्विनियर थैलेमस के ऊपर का हिस्सा होता है, थैलेमस के ऊपर का हिस्सा, यानी कि यहाँ पर। और ये इसके जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियोइड है उसको,
यदि हम किसी क्रिया के द्वारा यानी कि प्राणायाम की क्रिया के द्वारा जब इसको उत्तेजित कर देते हैं तो ये उस बायोइलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर हम भेजते हैं, तो ये उन केंद्रों को जहां से हमारी ये मनस्थिति और असंतुलन पैदा होता है उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा जो केंद्र है वह हमारी बेवजह की कल्पनाएं, अकारण भय, इनको कंट्रोल करता है। और ये हिस्सा कौन सा है? ये है पैरिटल लोब, ये मस्तिष्क का ये वाला हिस्सा। ये बाएं और दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पैराइटल लोब यानी कि यहाँ पर ये स्थित होता है। और ये किसी भी व्यक्ति के अंदर स्मृति और नॉट यानी कि पुराने जागरूक अवस्था में ये 93% जो है ये सुप्तावस्था में रहता है, परंतु जब इसको जगाया जाता है, इसको उत्तेजित किया जाता है, तो ये हमारे मस्तिष्क को, इन मनोविकारों को ये इसको कंट्रोल करता है और हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा जो मनोविकार हमने डिस्कस किया था ऊपर, वो आता था अवसाद की स्थिति। और इस अवसाद की स्थिति के अंदर जो हमारा मस्तिष्क का जो शक्ति केंद्र है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे जो जब एक्टिवेट होता है तो यह हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं उनको सक्रिय करता है, उनका निष्कासन संभव होता है। और उसकी वजह से हमारे अंदर जो ये सेरोटोनिन, डोपामाइन और जो एक और स्राव है जिसकी वजह से हमारा शांत चित्तता बनी रहती है, वो हमारे यहाँ से स्रावित होते हैं हाइपोथैलेमस की वजह से। चौथा जो हमारा केंद्र है वो हमारे कंट्रोल करता है आतुरता, जल्दबाजी, अधैर्य की स्थिति और कंटिन्यूअस स्ट्रेस को। एमिगडाला, एमिगडाला ये हमारा एमिगडाला का पार्ट है जो स्टेम, जो हमारे ये उससे जो हमारी नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो गर्दन के पास हमको मिलाता है हमारे रीढ़ की हड्डी से। और ये जो है हमारे इस सिस्टम के अंदर ये हमारी चिंताओं को दूर करता है। इनके हार्मोन्स जो हैं, जो एंजाइटी, हेस्ट, डिप्रेशन और इंटरेक्शन को बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन जो इसके थ्रू पैदा होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड में। पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी यानी कि चंद्र नाड़ी का जो हिस्सा है और पीनल यानी कि जो हमारे चंद्र नाड़ी का अग्रभाग है, इन दोनों के बीच में एक जो को जोड़ने वाली जो नर्व है वेगू नर्व कहते हैं, या उसका VEGUS, वेगस या वेगू नर्व, उसको ये वाइब्रेट करती है, उसको ये ऊर्जावान बनाती है। और उसके ऊर्जान्वित होने से जो ये हमारी आतुरता, जल्दबाजी है, इसको हम रोकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवी जो आपराधिक मनोवृत्ति का कंट्रोल है वो हमारे पांचवें शक्ति केंद्र यानी कि ये लिम्बिक सिस्टम है। जो ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है हमारे अशांत मन को, कामुक और अवांछनीय चिंतन को रोकता है। और इसका जो अग्रभाग होता है, जो ये पेरिटोरियल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, ये हमारे इनको कंट्रोल करता है। हमारी मेमोरी को ये प्रभावित करता है और हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को भी प्रभावित करता है। और अंतिम जो हमारा केंद्र है और जो हमारी जिस मनोवृत्ति को, अल्पमंदता को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
ये वाला हिस्सा, ये हमारे ये हिस्सा प्रीफ्रंटल लोब यानी कि मस्तिष्क का अग्रभाग, सबसे जो आगे का भाग होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल्फ अवेयरनेस के लिए। जहाँ पर हम कहते हैं ना कि आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। जब उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये करता होता कैसे है कि जब हम अपने कॉन्शियसली अपने मेधावर्धन या अपने इस पे पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, या जब हम इसके प्राणायाम के द्वारा इसको हम अपनी जो इलेक्ट्रिक करंट्स इसके अंदर भेजते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो वेगू नर्व के जो वाइब्रेशंस हैं उसकी वजह से ये हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और जिसकी वजह से जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पैदा हो गए थे उनको ये कंट्रोल करता है। तो होता क्या है कि जब ये पेरीफ्रंटल लोब के जो वाइब्रेशंस हैं ये हमारी मेमोरी के अंदर यानी कि चित्त में जाते हैं, यानी कि मन के लेवल से मस्तिष्क में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो जिसे हम कहते हैं कि यदि हम इसको आइसबर्ग से तुलना करते हैं तो कहते हैं कि 90% हिस्सा जो समुद्र के अंदर होता है, यानी कि 90% हिस्सा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है, उस माइंड के अंदर जो हमारी मेमोरी है, उस मेमोरी के साथ में इसको ये तालमेल बिठाता है। और धीरे धीरे यदि हम अपनी आदतों पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उन आदतों पे तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब हम सुप्तावस्था में पड़ी हुई उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी आदतें हैं उसको ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, या उसको हम हटा सकें, उनको हम दूर कर सकें। यदि वो नहीं हो पाता तो क्या होता है कि थोड़े दिन में वो आदतें, फिर कसम खा के भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाते, कसम खा के लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? उसका कारण सिर्फ यही है कि वो चित्त के अंदर बसी हुई जो बैठी हुई जो हमारी आदतें हैं, जो मेमोरी में जो बसी हुई हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये जो पद्धति है, जो प्राणायाम का जो क्रिया है, उससे अगर हम इन सेंटर्स को एग्रीवेट करें, इलेक्ट्रिक करंट एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा इनको भेजें, तो ये संभव हो सकता है। ऐसा हमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के माध्यम से पता चलता है। अब हम समझते हैं कि मनोविकारों के उपचार हेतु जो हम प्राणायाम कैसे करेंगे। प्राणायाम को समझते हैं। प्राणायाम के बारे में दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द प्राणायाम। पहला शब्द है प्राण और दूसरा आयाम। यानी प्राण का अर्थ है जीवन तत्व। जो हम श्वास लेते हैं उस श्वास के अंदर प्राण की मात्रा जीवन तत्व की मात्रा से उस प्राण की क्वालिटी निर्धारित होती है, और उसका यदि हम विस्तार करते हैं तो हम प्राणायाम की क्रिया को अंजाम देते हैं। तो इस क्रिया में जो मनोविकारों को कैसे दूर किया जाता है, इसके बारे में आचार्य श्री की एक पुस्तक से, आसन प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण से, ये परिभाषा दी गई है। इसके परिभाषा में जो कुछ विशेष शब्द आए हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम के द्वारा स्नायु मंडल और ज्ञान तंतुओं को प्रभावित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्राण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे नर्वस सिस्टम को और सेंसेस को एक्टिवेट करती है, प्रभावित करती है। और उसको प्रभावित कर कैसे किया जाता है? चिंतन शक्ति और स्वनिर्देश के द्वारा, यानी कि अपने थॉट प्रोसेस और ऑटो सजेशन के द्वारा वहां उन सिग्नल्स को भेजा जाता है। और फिर उससे क्या होता है कि विचारना यानी कि थिंकिंग और भावना यानी फीलिंग, इमोशंस और थॉट, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों को प्रभावित करके हम उनसे एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोनल सीक्रेशन होता है। वो हार्मोनल सीक्रेशन हमारे इन रोगों को ठीक करने के लिए माध्यम बनता है। ये जो क्रिया है वो लगती तो साधारण श्वास प्रश्वास की क्रिया है, परंतु इस साधारण श्वास प्रश्वास की क्रिया के अंदर जब हम ऑटो सजेशन और एक निश्चित चिंतन के द्वारा अपनी फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस को इंक्लूड कर देते हैं तो स्नायु मंडल और ज्ञान तंतु एग्रीवेट होकर, एक्टिवेट होकर सीक्रेशन करते हैं।
डोपामाइन, सेरोटोनिन और दूसरे जो हमें शांत चित्तता देते हैं, उनसे हम इस पद्धति से मनोविकारों का निराकरण, निवारण संभव हो सकता है। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्राणायाम के बारे में और हमारे ऋषियों महर्षियों में, और सबसे महत्वपूर्ण है महर्षि पतंजलि का प्राणायाम के बारे में। वो क्या कहते हैं? प्राणायाम एक क्रिया है, यदि हम उस क्रिया को का विस्तार करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं और एक निश्चित क्रम के अनुसार अपनी सांसों को बढ़ा, सांसों के अंदर जो हमारा डिस्टेंस है या सांसों के अंदर जो हमारी उसकी गति है, उसको धीमा करके हम उसको रोक लेते हैं, तो ये प्राणायाम से हम ये सारी चीजें संभव हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि साधारण तौर पर एक व्यक्ति प्रति मिनट 13 से 20 सांसें लेता है। तो यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा, यदि प्राणायाम के विशेष उस चिंतन मनन के द्वारा, जो भी हमने पहली स्लाइड में देखा था, यदि हमारी सांस की गति 8 से 10 हो जाए, यानी कि उसको हम 13 से 20 से घटाकर 8 से 10 कर लें, तो क्या होगा? तो हमारा जो ये सिस्टम है जिसके लिए कि हम प्रयत्न कर रहे हैं मनोविकारों को दूर करने का, हमारा मन कंट्रोल हो सकता है और हमारा मन हमारे वश में होकर हमारी इन मनोविकारों को दूर करने में सहायता कर सकता है। तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो प्रयोगशाला में इसको किया गया। तो जब हम नॉर्मल शैलो तरीके से सांस लेते हैं, नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, तो ये सांस जो है वो चलती है 300 से 350 ml एयर, यानी कि ये जो छोटी तरंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से इतनी श्वास प्रश्वास ही हमारे फेफड़ों में जाता है। परंतु यदि हम डायाफार्मिक ब्रीदिंग करते हैं, डायाफार्मिक ब्रीदिंग का मतलब है कि जहां पर हमारे बेली यानी कि पेट, जब हमारा श्वास फेफड़ों से नीचे उतरता हुआ हमारे डायाफार्म, ये जो हिस्सा होता है फेफड़ों और पेट के बीच का जो हिस्सा है, इसके के अंदर भरता है और हमारा पेट फूलता है श्वास लेते समय और पिचक जाता है और जाकर रीढ़ की हड्डी से लग जाता है श्वास छोड़ते समय। तो इस प्रक्रिया के अंदर 10 गुना अणु, 10 गुना वायु, 10 गुना जो हमारा प्राण है, वो प्राण तत्व हमारे श्वास के द्वारा अंदर आता है। तो इससे हमारी ये प्रक्रिया जीवन तत्व को अधिक से अधिक अपने शरीर में लेना और अपनी श्वासों को रोकना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसके प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना और अंदर लेने के बाद थोड़ी देर रोकना यानी कि अंतः कुंभक, और बाहर छोड़ने के बाद थोड़ी देर रोकना यानी कि बाह्य कुंभक। तो ये 3 प्रक्रियाओं में एक प्राणायाम पूरा किया जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। पूरक यानी कि सांस को वायु, प्राण वायु को अंदर खींचना, रेचक प्राण वायु को बाहर छोड़ना। इन दोनों के बीच में सांस को लेने के बाद, पूरक करने के बाद अंतः कुंभक यानी कि थोड़ी देर श्वास को भीतर रोकना, और रेचक के बाद बाह्य कुंभक यानी कि श्वास को बाहर छोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से जब हम करते हैं तो क्या होता है? श्वास का विस्तार, दीर्घीकरण और नियंत्रण यानी एक्सपेंशन ऑफ प्राणवायु, लेंथनिंग एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है कि इस विधि से सांस लेने और छोड़ने के प्रवाह से क्या होता है? प्राण का नियमन किया जाता है, प्राण का नियमन किया जाता है। और इस तरीके से प्राण का नियमन करने से क्या होता है? मन नियंत्रित होता है। श्वास को अंदर आने के बाद और बाहर जाने के बाद सांस को रोकने से, यानी कि पूरक के बाद अंतः कुंभक और रेचक के बाद बाह्य कुंभक करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रण यदि किया जा सके
तो सभी प्रकार के मनोविकार, आचरण, चरित्र, व्यवहार, सभी प्रकार की आदि व्याधियों से हमको छुटकारा मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन को कंट्रोल करना। अब मन को कंट्रोल, इस विधि से आगे क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि इस तरीके से जब प्राणायाम किया जाता है तो इस अभ्यास से मानसिक केंद्र, कौन से मानसिक केंद्र? जिनका जिक्र हमने ऊपर किया, वो सक्रिय होते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश आवरणम, यानी कि प्रकाश के ऊपर, मानसिक केंद्रों के ऊपर, उन शक्ति केंद्रों के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ था, ततः क्षीयते, वह आवरण हटने लगता है। आवरण हटने लगता है तो मानसिक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और उनके सक्रिय होने से क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन होता है और उससे हमारी व्याधियों का निवारण। तो जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, इन 6 केंद्रों के सक्रिय होने से 3 प्रकार के प्राणायाम, 6 प्रकार की हमारी मनोविकार को दूर करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहली 3 मनोविकारों को कंट्रोल किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा आतुरता, जल्दबाजी, आपराधिक मनोवृत्ति, इसको दूर किया जा सकता है। और प्राणाकर्षण प्राणायाम से अल्प मंदता को हम कंट्रोल या दूर कर सकते हैं। अधिकतर लोग प्राणायाम के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। यदि फिर भी आप यदि चाहते हैं तो एक प्राणायाम की क्रिया, अभी हमारे पास समय है, हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल आप शांत चित्त होकर सीधे कमर करके बैठें, धीरे धीरे आंखें बंद करें और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर, धीरे धीरे उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था, थॉट्स और विजुअलाइजेशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इस साधारण श्वास की प्रक्रिया में। धीरे धीरे सांस को अंदर छोड़ें, विश्वास करें कि यह श्वास सारे जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर और जो प्राण सफेद बादलों की तरह आकाश में मंडरा रहा है, वह श्वास हमारे फेफड़ों में भर रहा है। सांस को अंदर जाने दें। भले ही आप अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पर लगाकर महसूस करें कि आपका पेट श्वास लेते समय बाहर निकल रहा है। प्राण हमारे शरीर में भर रहा है और यह हमारे शरीर में इस कमरे में कैसे कषाय कल्मष को हटा रहा है। 6 मकार दूर हो रहे हैं और अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। हमारा पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर निकलेगी। सारे कषाय कल्मष, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं जो हट गए हैं, उस प्राण ने उनका स्थान ले लिया है और वो बाहर निकल रहे हैं। महसूस कीजिए, आपके शरीर में हल्कापन महसूस होगा। आप, यह एक प्रक्रिया है, एक चक्र है श्वास का, प्राणायाम का। जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं वो लोग अपने क्रम में करते चलेंगे, सुबह को जैसे भी करते हैं। परंतु जो लोग नए हैं वो करना चाहते हैं तो शुरू में 5 प्राणायाम से इसको शुरू करें और क्रम से अपनी सुविधा के अनुसार इनको क्रम को बढ़ाते चलें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में ये प्रक्रिया है। इसके अंदर हम पहले इस प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है, इसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। इसमें अनामिका, तर्जनी और मध्यमा उंगली को मोड़ दिया जाता है। अनामिका और कनिष्ठा उंगली और अंगुष्ठ के सहारे इसको पूरा किया जाता है। तो सीधे बैठकर
दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लेते हैं और हम अंगूठे से अपने दाहिने नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से सांस को लेंगे और फिर उसी नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। 3 बार ये क्रिया एक बार एक तरफ से की जाएगी। फिर अनामिका और कनिष्ठिका की सहायता से हम बाईं नासिका को बंद करेंगे और उसके बाद उसी नासिका से सांस को 3 बार छोड़ेंगे। फिर अंत में नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास को गहरा लेते हुए और उसको मुख से बाहर निकाल देंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक प्रक्रिया हुई, यानी कि पहले 3 बार दाईं नासिका से सांस को अंदर बाहर छोड़ना, फिर 3 बार दाईं नासिका से अंदर बाहर छोड़ना और एक बार दोनों नासिका से भर के मुंह से श्वास को छोड़ना। और इस तरीके से जब हम इसको कर लेते हैं तो ये एक प्राणायाम कहलाता है। मन में थॉट्स विजुअलाइजेशन वही है, प्राण हमारे शरीर में जा रहा है और जो भी हमारे मस्तिष्क के अंदर शक्ति केंद्र हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है और एक्टिवेशन करने के बाद वहां से जो विकार हैं वो श्वास को छोड़ते समय बाहर निकल रहे हैं और इस आवृत्ति को भी हम अपनी आवश्यकता, इच्छा और सुविधा के अनुसार बढ़ाते रह सकते। तीसरा जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, इसके अंदर भी वही प्रक्रिया है, परंतु यहाँ पर क्या करना है कि एक नासिका के छिद्र से, यानी कि पहले बाएं से जब हम सांस लेंगे तो हम दाएं से छोड़ेंगे और फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो इसके अंदर हम अनुलोम विलोम, एक से पूरक एक से रेचक करते हुए इस क्रिया को हम ये एक एक्रोनिम है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, ये हमारे ही बनाया हुआ है। प्राणायाम एनर्जी गिव्स यू द मेंटल सिनर्जी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको उत्तर दूं। और इसको करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के वांग में 20 और 18 और उनकी एक पुस्तक है आसन प्राणायाम से आदिव्याधि निवारण, एक और पुस्तक जिसका उनके द्वारा रचित पुस्तक जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है द एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशियल्स ऑफ माइंड, से ये प्रेजेंटेशन बनाया गया था। मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सिखाया, सहयोग दिया, प्रोत्साहित किया और आज यहाँ बैठ के सुना और आपके सवालों के लिए मैं हाजिर हूँ। अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं किसी के तो चैट बॉक्स में दे दें, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर दें भाई साहब। ओवर टू प्रदीप भाई साहब। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए। मैं नोएडा से हूँ और मुझे सर का सेशन बहुत अच्छा लगा और ऐसे सेशन की हम लोग को बहुत जरूरत है। मन के बारे में दीदी आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी डाउन हो रही है, थोड़ा सा माइक को पास रख के बोलिए, अपने माइक्रोफोन को पास रख के बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श बाबू जी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इस लायक नहीं हूँ, बताइए। और आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं योग के फील्ड से हूँ, तो मुझे तो ये अपने नॉलेज के लिए भी, दूसरों को बताने के लिए भी बहुत ही ये हमारा सेशन सही रहा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में जो बताए, एक बार उसे रिमाइंड कर दीजिए सरल शब्दों में। जैसे राइट ब्रेन के बारे में बताया कि वो इमोशनल होता है। राइट ब्रेन हाँ जी रिदम के साथ में होता है, इमोशनल होता है। बिल्कुल लयबद्धता को वो पकड़ता है और उसमें उसको उसका जो है उसकी एक्सपर्टीज है उसमें। जी। और लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है? लॉजिक, तर्क वितर्क करना। हमारी देखिए अंतःकरण चतुष्टय के 4 अंग बताए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वास्तव में मन ही है जो 4 तरीके से यूज होता है। तो मन जब मन की तरह से होता है, यानी कि मन उस समय क्या कर रहा है, इंद्रियों से जानकारी ले रहा है और उसके अंदर उसको प्रोसेस कर रहा है।
जब बुद्धि मन ही है यानी कि बुद्धि के रूप में होता है तो वो तर्क वितर्क करता है बात को। और तीसरा क्या है, चित्त। चित्त के अंदर क्या करता है, चित्त के अंदर वो मेमोरी जो भी हमारा स्टोर करता है या जितना भी हमारे अंदर जो हमारी याददाश्त है, इम्प्रेशंस हैं जो बचपन से लेके अभी तक हमारे मन में बने हैं, वो सारे इम्प्रेशंस हमारे मेमोरी में इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर वो चित्त का काम है, जिसे चित्रगुप्त कहते हैं, वो सबका लेखा जोखा रखता है, वो चित्त है हमारा। और फिर अहंकार। अहंकार जो है वो ईगो स्टेट में आता है। तो ये चारों काम करता तो मन ही है, लेकिन इसको अंतःकरण चतुष्टय में 4 भागों में बांटा जाए। तो इसी तरीके से जब हम जो हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का जो हिस्सा है 2 हिस्सों में, एक तरफ लॉजिकल पार्ट है, एक तरफ इमोशनल पार्ट है। तो जो लोग इमोशनल कम होते हैं वो तर्क वितर्क यानी कि लॉजिक पे हर चीज को प्रूव करते हैं और लॉजिक पे ही बात करते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। भावनात्मक होना भी उतना जरूरी नहीं है जितना संवेदनशील होना। भावनात्मक इसमें क्या होता है कि जब जो व्यक्ति भावुक होता है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। कई बार वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, मुझे उसने ऐसा कहा। इसका जो अहंकार है वो बहुत निम्न स्तर में होता है। वो क्या करता है कि हर बात में रोता रहता है। लेकिन जो संवेदनशील होता है वो दूसरों के दर्द को समझता है। पहला वाला व्यक्ति सिंपैथेटिक होगा, दूसरा वाला व्यक्ति एम्पैथेटिक होगा। तो जो एम्पैथी होती है वो प्रक्रिया यानी कि उस व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है और किसी के अंदर किसी दुख को देख के वो क्रियाशील हो जाता है। तुरंत जो है काम करने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए प्रेरित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका, बहुत बढ़िया से सरल शब्दों में समझाने के लिए। और फिर से आपका सेशन जरूर से होना चाहिए, कोई ऐसे टॉपिक जिसमें हम लोग को ज्ञान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आज भी सुन के। ये इसका एनवायरनमेंट का असर तो होता ही है। अब साल वाली एनवायरनमेंट हो रहा है, उसमें बच्चों को तो अवसाद हो ही रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। खासकर एजेड लोगों को जो पहले भी बाहर ज्यादा नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए काफी लाभप्रद होगा इस तरह का प्राणायाम अगर वो। जी ज्योत्सना जी, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आजकल, क्योंकि इस समय कोविड के दिनों में हमारा जो शांति कुंज केंद्र है और बहुत से गायत्री चेतना केंद्र हैं जो अभी आजकल मॉर्निंग में योग की क्रियाओं को करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये जूम के द्वारा इनको संपन्न किया जा रहा है। तो आप तो स्वयं इतनी जानकार हैं, प्राणायाम खुद भी करती हैं, लोगों को करा भी सकती हैं। तो आपको तो खुद ही इसको आगे बढ़ के करवाना चाहिए। जी मैं तो करवा सकती हूँ। प्रदीप भाई साहब, एक प्रश्न इसमें आया है। श्री गुप्ता जी ने कह रहे हैं कि इनहेलिंग और एक्सेलिंग के बीच में इज देयर एनी रेशियो ऑफ टाइम फॉर इनहेलिंग और एक्सेलिंग एंड स्टॉप इट इन बिटवीन व्हाइल इनहेलिंग और एक्सेलिंग। तो इसमें जो हमें पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है गुप्ता सर, उसमें ये मिलता है कि सबसे पहले तो हम इस तरह से देखें कि हम कितना सांस खींच सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि सांस को इतना खींच लिया कि वो घुटने लगा और हमें खांसी आ गई या वो टूट गया, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है? तो जनरली ये बताया जाता है कि 1:2 की रेशियो में, यानी कि हम पहले 10 तक की गिनती गिनते हुए सांस को खींच लें, उसके बाद 20 तक, पहले शुरू में 10 तक की गिनती गिनते हुए ही रोकें, फिर छोड़ते समय 20 तक गिनती गिनते हुए, यानी कि क्योंकि उस समय विस्तार करना है तो उसको डबल कर ले, और फिर बाहर उन्हें 10 तक की गिनती गिनते हुए उसको रोकें। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि जब हम ये प्राणायाम की क्रिया कर रहे होते हैं तो अक्सर आंखें बंद होती हैं, तो टाइम को रोकना, टाइम को देखना उस समय शायद संभव ना होता हो सबके लिए, मेरे लिए भी नहीं होता।
तो मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ कि गिनती जो है वो एक उसको काउंट करने से उसको एक हमें सरल रूप से उसका माध्यम मिल जाता है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये मंजू शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी दीदी। जी भैया जी प्रणाम। भैया जी प्रणाम। प्रणाम जी। भैया जी ये सेशन बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जी। और उनको कहाँ से शुरुआत की जाए ताकि बच्चे थोड़ा सा प्राणायाम को समझें और डिप्रेशन से बाहर निकल सकें? कहाँ से शुरुआत की जाए बच्चों के साथ? दीदी शुरुआत का तो तरीका वही है जो गुरुदेव ने बताया, उपासना, यानी पास में बैठना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो बैठें, क्योंकि एक और बात जो गुरुदेव के सूत्र में हमें पता चलती है वो ये है कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं उस पर खुद अमल करें तो शायद ये संसार स्वर्ग बन जाए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आजकल का जो युवा है, जो मिलेनियल्स जिसकी हम बात करते हैं, उसका साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं उनको नमन भी करता हूँ। कई बार मुझे उनके ऊपर बहुत बहुत एम्पैथी होती है कि उनको जो सीखना है, उनको जो अपने अंदर इमोशंस पैदा करने हैं, वो बिना किसी आदर्श को सामने रख के करने हैं। ये सबसे बड़ा उनके सामने जो है चैलेंज है। मेरे सामने मेरे पिता थे, मेरे दादाजी थे, मेरे साथ में मेरे इतने दोस्त हैं, इतने सारे प्रदीप भाई साहब हैं, गुप्ता जी हैं, आप लोग हैं जो आज भी उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के सामने कोई ऐसा आदर्श ही प्रस्तुत नहीं हो रहा, क्योंकि जो इनके पिता हैं वो स्वयं कर पा रहे हैं। तो मुझे एक उदाहरण जैसे याद आता है, पता नहीं प्रासंगिक है इसमें या नहीं है, कि जनरली पीटीएम होता है आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब भी आता है वो बच्चा, तो उसकी माँ जो है उसको या पिता जो है उसको डांटते हैं, मारते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे बच्चे से कि उसके नंबर ज्यादा आए। अब एक ऐसे ही कंपैरिजन में एक बच्चे ने उससे ये कह दिया कि जिस बच्चे से आप कंपैरिजन कर रहे हो वो तो कार में जाता है और मैं तो ऑटो में जाता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने उस बच्चे को फिर एक चांटा पड़ा कि कंपैरिजन करते हो, जिनके पास कार नहीं हो तो उनके बच्चे पढ़ते नहीं है। और मैंने उसी वक्त मैंने क्या बताया, ईश्वरचंद विद्यासागर कैसे पढ़े, क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री कैसे पढ़े, कैसे नदी पार करके जाते थे, कितनी कठिन परिस्थितियों में ज्ञान प्राप्त किया। उससे पहले मैंने कभी उनको विद्यासागर के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में या किसी और महापुरुष के बारे में, उस चिंतन के बारे में नहीं बताया था। लेकिन उस दिन अचानक क्यों बताया? अब प्रश्न फिर वही पैदा होता है कि उस कंपैरिजन को शुरुआत किसने करी? उस कंपैरिजन की शुरुआत भी मैंने ही करी, पिता ने करी, यानी कि। तो कहने का मतलब ये है दीदी कि शुरुआत जो आप कह रही हैं, शुरुआत हमें अपने से ही करनी है, पास में बिठाना ही होगा। जब हम कर रहे हैं तो उसको ये बताना होगा कि ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो ऐसा करने से ऐसा होगा नहीं, हम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ बैठिए। तो उससे शायद उसी शुरुआत से उप प्लस आसन, कंटेम्पलेशन करने से ही साधना को बल मिलेगा, ऐसा मेरा। भैया जी ये ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन था, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी। मेरी अभी शाम को ही बात हो रही थी, हम टीचर है, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, तो 2-3 बच्चों के ऊपर बात हो रही थी। एक बच्ची तो 9th-10th क्लास में आई है और एक बच्ची 2nd ईयर में आई है। दोनों के फादर नहीं है, एक के तो रिसेंटली कोविड से एक्सपायर हुए हैं और एक का शायद मदर सेपरेट है, क्या है, और सिंगल है, दोनों बच्चे सिंगल हैं। तो बच्चा जो है, दोनों ही बच्चियां हैं, बेटियां हैं दोनों ही, तो वो डिप्रेशन में है। अभी मेरे को थोड़ा अभी आधे 1 घंटे पहले ही पता चला। तो मैं ये सोची थी कि उन बच्चों को मैं कहाँ से लेकर आऊं कि अगर वो डिप्रेशन में बच्चे जाए। आप अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप शुरुआत जो है ना, बिल्कुल श्वास प्रश्वास की गहराई से शुरू करें। उनको कुछ भी टेक्निक ना सिखाएं कि आप सांस को गहरा लें और गहरा छोड़ें। पहले गहरा लेके गहरा छोड़ना, ये क्रिया 5 बार, धीरे धीरे 10 बार हो जाए, फिर उनको रोकने की बात करें और फिर हम उनको जो भिन्न प्रकार के जो शब्दावली है, प्राणाकर्षण, अनुलोम विलोम, इसकी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन पहले सांस को गहरा लेने से ही आपको इसमें बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। भैया जी इसमें एक चीज शायद सब्जेक्ट से हटके थोड़ी सी मुझे बताइए कि अगर जो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी है, उसको, उस इमोशंस को बाहर कैसे निकाला जाए?
इस जो गहरा लेना, ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो है ही, लेकिन नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए कोई है ऐसा कुछ? ये इसके अंदर जो थॉट और विजुअलाइजेशन की जो बात है, जब हम सांस को अंदर लें तो उस वक्त ही हमारे मन में ये विचार और कल्पना होनी चाहिए कि सूर्य का, उगते हुए सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में जा रहा है और वो हमें ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। उसके साथ साथ हमारे अंदर क्या जा रहा है, उसके अंदर हमारे साथ उत्साह और क्या जा रहा है, तेजस, अच्छा चिंतन, तो क्या है, ओजस्वी, और मैं उस प्रकाश में ओजस्वी बन रहा हूँ, तेजस्वी बन रहा हूँ, मनस्वी बन रहा हूँ। तो ये जब चिंतन मेरे से अंदर जा रहा है उस श्वास के द्वारा, फिर जब मैं बाहर छोड़ रहा हूँ तो वो चिंतन क्या कह रहा है कि मेरे अंदर से निगेटिविटी बाहर आ रही है, ईर्ष्या का भाव मिट रहा है, मात्सर्य का भाव मिट रहा है, राग द्वेष मिट रहे हैं, वो निकल रहे हैं बाहर। तो ये प्रक्रिया इसी तरीके से, रोकने की अभी बात नहीं हो रही है, अभी बात सिर्फ हो रही है श्वास के द्वारा पॉजिटिविटी को लेना और सांस के ही द्वारा नेगेटिविटी को बाहर छोड़ना। जी जी, हाँ जी। तो सेल्फ, जो ऑटो सजेशंस हैं, जो सेल्फ, जो हमें अपने से बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दीदी, कि हम अपने आप से जो संवाद करते हैं ना, वो कई बार बहुत निगेटिव होता है जी। तो अपना संवाद हमें उससे रोकना है। मैं, जैसे हम ये 5 शब्द ही अगर हम कहें, मैं स्वस्थ हूँ, स्वच्छ हूँ, आई एम हेल्दी वेल्दी, आई एम हेल्दी वेल्दी, I am healthy, I am wealthy, I am spiritual, soul। तो ये जो 3-4 बार 5 बार अपने आप को इसी बारे में सोचना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं, तो अपने आप से जो है आदमी को एक प्यार होगा, अपने ही जो संवाद है वो हमें बहुत प्रेरणा देगा। ठीक है जी, धन्यवाद भैया जी, बहुत सुंदर। ये बहुत बढ़िया सेशन रहा भाई साहब, और बहुत यूजफुल सेशन था और सबके लिए बहुत लाभदायक रहा। मुझे लगता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं और घर घर की प्रॉब्लम है। और ये बहुत अच्छा आपने कहा कि हम लोग पहले खुद करें तो उनको, हमको देख करके वो इंस्पायर्ड होंगे, और ये बिल्कुल एक सामने होना चाहिए कोई मॉडल के रूप में, तो हम माता पिता ही रोल अदा करें। बहुत अच्छी बात है और बहुत टेक्निकल तरीके से आपने, बहुत साइंटिफिक तरीके से हम लोग को ये विषय को रखा है, इसके लिए आपको ढेर सारा साधुवाद। और आपका मार्गदर्शन, बहुत सुंदर मार्गदर्शन रहा। मुझे लगता है सभी जो हमारे ऑडियंस हैं, जिन लोगों ने भी इसको पार्टिसिपेट किया है, उस सब लोगों को फायदा हुआ होगा, ऐसा उन सभी की तरफ से मैं आपको पुनः साधुवाद कहता हूँ ऐसा। और आइए, एक और बात थी, जैसे बच्चों को ना, वो हमारे यहाँ वो दादी नानी की कहानियां जो सुनाने की प्रथा थी ना, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे बाल निर्माण की कहानियां हैं, उनको लेके बैठ जाए बच्चों के पास में कि चलो थोड़ी देर सुनते हैं, वो बहुत बहुत जो है ना, क्योंकि कहानी सुनने से सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे दादी कह रही तो वो शेर जंगल में आया, तो मेरा विजुअलाइजेशन जंगल की तरफ, तो मुझे दिखाई देता जंगल कैसा होगा, तो वो जो विजुअलाइजेशन है उससे मेरे मस्तिष्क का आकार बढ़ता है, उससे जो है मेरी कल्पनाएं बढ़ती है। जी, हाँ जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, हम लोग का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आदेश सिर आंखों पर, हमें जब भी याद करेंगे मैं प्रस्तुत हूं। चलिए आइए शांति पाठ के साथ हम सभी लोग विदा होते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, आदरणीय भाई से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब।